अच्छा जी, आगे आ जाती है जी ल्यूकोसाइट एक्सटर्वेशन। ल्यूकोसाइट एक्सटर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट है, ज़ाहिर बात है डब्ल्यूबीसी है, उन्होंने हमारी ब्लड वेसल से बाहर निकलना होता है। तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू बाहर निकलते हैं, स्टेप्स होते हैं उसके थ्रू निकलते हैं। ऐसे डायरेक्ट ही नहीं आ जाते। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, ये है फर्स्ट स्टेप में माइग्रेशन एंड रोलिंग होती है, दूसरे स्टेप में टाइट बाइंडिंग होती है, एडिशन होती है जिसे हम कहते हैं, और तीसरे स्टेप में ट्रांसमाइग्रेशन होती है, और चौथे स्टेप में जो होता है डब्ल्यूबीसी जो होता है उसकी ट्रैवलिंग होती है, और न्यूट्रोफिल केमोटैक्टिक एजेंट आते हैं, ठीक है, जो होते हैं ये C5 है, इंटरल्यूकिन 8 और LTB4, ये केमोटैक्टिक एजेंट है, इसके थ्रू माइग्रेशन वगैरह होती है। आगे आ जाए जी, आगे आ जाता है जी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आप लोगों ने जो याद रखना है उसके मेडिएटर याद रखने हैं, ठीक है। सेल्स वगैरह जो होते हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले सेल्स जो होते हैं वो कौन से हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, वो आप लोग ये लिखा हुआ है कि लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा है और मैक्रोफेज हैं, ये 3 किस्म के सेल्स हैं। अच्छा जी, और मीडिएटर कौन से हैं, मीडिएटर ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है टी हेल्पर 1 सेल्स होते हैं और टी हेल्पर 2 है। टी हेल्पर 1 क्या करते हैं, फिर आगे उन्होंने साथ ही लिख दिया कि वो गैमा इंटरफेरॉन जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और मैक्रोफेज क्लासिकल जो होती है वो एक्टिवेशन के लिए हेल्प करते हैं। टी हेल्पर 2 जो होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 होते हैं, और इंटरल्यूकिन 13 जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। अच्छा, और आगे फिर आ जाता है वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग में आप लोगों ने ये याद रखना है कि एफ जी एफ क्या चीज़ है, एफ है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ये एंजियोजेनेसिस स्टिमुलेट करवाता है। फिर TGF है, ये भी ये फाइब्रोसिस वगैरह करवाता है मेनली। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी VEGF जो है, तो ये एंजियोजेनेसिस कॉज करवाता है। फिर आ जाता है जी PDGF है, ठीक है, PDGF है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। PDGF जो है ये फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन सिंथेसिस के लिए फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ करवाता है, ठीक है, यानी कि जो इनडायरेक्ट जो है कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, आगे आ जाता है मेटालोप्रोटीज है, ये टिश्यू रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। EGF है, ठीक है, ये टायरोसिन काइनेज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाता है जी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के 3 दिनों में क्या होता है, वीक्स की हिस्ट्री में क्या होता है, और मंथ में क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज़ में तो ये प्लेटलेट न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज ही आएंगे, ठीक है, क्लॉट फार्मेशन हो जाती है, टिश्यू होते हैं, मैक्रोफेज आते हैं, वो आ जाते हैं, डेब्रीज वगैरह होते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन वगैरह होती हैं। अच्छा, दूसरा जो होता है, फिर दूसरी स्टेज आ जाती है प्रोलिफरेटिव स्टेज है, वो वीक्स की हिस्ट्री में स्टार्ट होती है। तो इसमें फिर क्या होता है प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होता है, इसमें जो टाइप 1 कोलेजन होता है वो टाइप 3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो किसके थ्रू होता है, वो विटामिन C और कॉपर के ज़रिए टाइप 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो होता है ना रीमॉडलिंग होती है। अच्छा, रीमॉडलिंग जो होती है ना, इसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो जो टाइप 3 में कन्वर्ट हुआ होता है उसने दोबारा फिर टाइप 1 में आ जाना होता है, ठीक है, और वो किसके ज़रिए आता है, वो जिंक के ज़रिए आता है, ठीक है। तो जिंक और कोलेजनेज होता है उसके ज़रिए हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर जो होता है बिल्कुल जो होता है ना, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, मजबूती होती है बाउंड में, वो फिर इसके ज़रिए होती है। अच्छा जी, आगे आ जाता है ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा का आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें ना हमारे मेले जो होते हैं, जो मैक्रोफेज वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से बनता है, जिनको बाहर से कोई भी फॉरेन जो होता है वो एंटीजन वगैरह आता है, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की सूरत में क्या होता है कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, और ये 2 तरह का होता है कि शीटिंग होता है, नॉन के शीटिंग होता है। तो इसमें फिर आगे अब इसको रीड करते हैं बुक से क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पैटर्न ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय परसिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इन्फेक्शन, यानी कि बार बार जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें फिर टी सेल जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, उसकी सूरत में बनता है, ठीक है। और ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है अगेंस्ट किसके, फॉरेन बॉडीज़ के। अच्छा, आगे फिर वो कहता है कि जब परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन हो, फाइब्रोसिस और ऑर्गन डैमेज हो, उस सूरत में जो होता है वो होती है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, इसकी हिस्टोलॉजी में देखें, इन्होंने
लिखा हुआ है कि एपिथेलियल सेल होते हैं सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड गेंट सेल, ठीक है, जो कि किससे एक्टिवेटेड होते हैं, मैक्रोफेज से एक्टिवेट करते हैं, यानी कि मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज इनको फिर एक्टिवेट करते हैं और वो फिर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैक्रोफेज मेनली इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, दो तरह का होता है, कैशिएटिंग होता है, नॉन कैशिएटिंग। कैशिएटिंग जो होता है वो टीबी भी और फंगल इन्फेक्शन वगैरह, हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह उसके अंदर होती है कैशिएटिंग। और नॉन कैशिएटिंग इसके अलावा सब में जो होता है नॉन कैशिएटिंग है, ठीक है। ऑटो इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। और जिस तरह मिसाल होती है सार्कोइडोसिस की एग्जांपल है, क्रोहन डिजीज़ है, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है, ठीक है, इसिनोफिलिक ग्रेनुलोमाटोसिस है, चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम है, गेंट सेल है, तकायासु आर्टराइटिस है। तो इन सब में क्या होता है, नॉन कैशिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। आगे फिर आ जाता है जी, ये नीचे उन्होंने एग्जांपल वगैरह दी हुई है बैक्टीरियल में कौन सा, नॉन इन्फेक्शियस में कौन सा है। अच्छा जी, फिर आगे आ जाता है जी स्कार फार्मेशन, ठीक है। अच्छा, स्कार फार्मेशन से पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं, ठीक है। जब भी ज़ख़म होता है ना, तो उसमें दो तरह की इंटेंशन होती है, एक प्राइमरी इंटेंशन है, सेकेंडरी इंटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। प्राइमरी इंटेंशन क्या होता है, सेकेंडरी इंटेंशन क्या होता है, सर्जरी में आता है, जर्नल सर्जरी का टॉपिक है। अच्छा सुने आप, प्राइमरी इंटेंशन है, प्राइमरी इंटेंशन में जो होता है ना, वाउंड जो होता है वो प्रॉपर बना हुआ होता है और उसके एजेस जो होते हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। यानी कि कट लगा है तो वो ज़ख़म बन गया है ना, ठीक है, तो उसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, इसे प्राइमरी इंटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ ना मिले हों किसी भी रीज़न के, या मिल ना सकते हों, तो फिर उसको सेकेंडरी इंटेंशन कहेंगे। अब चलें जी स्कार फार्मेशन पे। स्कार फार्मेशन जो होता है ना, ये वो जिसे हम लोग पंजाबी ज़बान में करेडा कहते हैं, ये वो बनता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक हाइपरट्रोफिक होता है, एक केलॉइड होता है। हाइपरट्रोफिक का याद रखना है कि जो होता है ना, छिलका बन जाता है ज़ख़म पे, जो नॉर्मली बनता है, ठीक है, छिलके टाइप से होता है, उसे हम हाइपरट्रोफिक कहते हैं। अच्छा जी, केलॉइड क्या होता है, केलॉइड होता है कि अगर ज़ख़म ख़राब हो जाए और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक क्या उसे कहते हैं, ट्यूमर टाइप सी ना वो बन जाती है, लाइन सी बन जाती है और काफ़ी उभरा हुआ होता है, तो उसे केलॉइड कहते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार। हाइपरट्रोफिक स्कार जो होता है, देखें इसमें कौन सी सिंथेसिस है, टाइप 3 कोलेजन है, जो कि ऑर्गेनाइज होती है, पैरेलल होती है। अच्छा और जो केलॉइड है, ठीक है, इसका ना सेम एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है। क्या आता है केलॉइड के, जो पिछली दफ़ा एमसीक्यूज़ आया था ये वाला, कि एक ज़ख़म हो गया, अब वो जो है ना कुछ अरसे बाद एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल वाउंड चला गया, ठीक है। तो बताओ डायग्नोज क्या होगा, केलॉइड है। तो ये याद रखना है बस, इसका यही आता है एमसीक्यूज़। आगे आ जाएं जी, आगे आ जाता है जी न्यूप्लेशिया एंड न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन। इसमें जो होता है ना, उन्होंने ये पीछे भी रिपीट हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है कि पोलैरिटी होती है, ठीक है, और यानी कि डिस्प्लेसिया या वो इतना ज़्यादा वो शो नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया होता है कि रिप्लेसमेंट जो हो जाती है, ठीक है। कोई भी सेल्स होता है वो किसी और सेल, उसके जो सेल्स होते हैं वो किसी और जगह चले जाएं और फंक्शन करने लग जाएं, तो उसको डिस्प्लेसिया कहते हैं। उसमें फिर क्या होता है, जब डिस्प्लेसिया हो जाता है तो उसमें फिर डिस्प्लेसिया ये होता है कि इसमें इर्रेगुलर साइज़ और शेप बन जाती है। और जिस तरह जो होता है ना, यानी कि कोई भी रीज़न है, ठीक, प्लीमॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या होता है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्म सेल साइज़ एंड शेप, यानी कि इर्रेगुलर साइज़ और शेप हो जाती है। अच्छा, कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू का मैं कंसेप्ट दे दूं, अगर बेसमेंट क्रॉस ना करे तो कार्सिनोमा इन सिटू है लेकिन अगर इन्वेसिव कार्सिनोमा है तो अगर बेसमेंट क्रॉस कर जाए इन्वेसिव कार्सिनोमा है। इसमें से सिर्फ यही करना है और ये जब इन्वेसिव हो जाता है, इसमें याद रखना है कि इसमें एक एडेरिन प्रोटीन लिखी हुई है, ठीक है। ये इनएक्टिवेशन एक एडेरिन होता है, ये प्रोटीन होती है, ये सेल्स के दरमियान पाई जाती है, जो कि सेल्स को बाउंड करके रखती है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में बेशक लिख लीजिएगा, चलो इंग्लिश में भी बता देता हूँ क्या लिखना है। एक एडेरिन इज़ अ प्रोटीन दैट बाउंड प्रेजेंट बिटवीन सेल्स एंड बाउंडेड बिटवीन द सेल्स, ठीक है, कि एक दूसरे को सेल को आपस में जोड़े रखती है, बाउंड करके रखती है। अच्छा, मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस ये होता है कि फैलने वाली जो भी चीज़ होगी मेटास्टेसिस होगी। अच्छा जी, आगे आ जाती है ट्यूमर नोमेनक्लेचर। ट्यूमर नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने ना जो याद रखना है,
इसका ना एक ट्रिक मैं बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि जब भी OMA सिंपल OMA आ जाए, ठीक है, जिस तरह मेलानोमा है, ठीक है, तो ये जिस तरह जो है ना पेपिलरी सॉरी एडिनोमा है, ठीक है। एडिनोमा क्या है? OMA आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये बिनाइन है, ठीक है। कार्सिनोमा फैलने वाला है, खबीस है, मैलिग्नेंट है, ठीक है। सारकोमा फैलने वाला है। अब सुने, अच्छा जी, रीड करते हैं। कार्सिनोमा इम्प्लाइज एपिथेलियम ओरिजिन वेयर सार्कोमा डोनेट मेसेंकाइमल ओरिजिन है, यानी कि दोनों फैलने वाले हैं। एक जो होता है एपिथेलियल ओरिजिन से जो है वो फैलता है, और दूसरा कहाँ से फैलता है? मेसेंकाइमल ओरिजिन से फैलता है, ठीक है। बिनाइन होता है, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, एक जगह पे होता है, और मेटास्टेसिस नहीं होती। मेटास्टेसिस होता है फैलना। मैलिग्नेंट खबीस होते हैं, ये फैल जाते हैं। अच्छा जी, फिर ये टेबल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने जो है ना जिसे कह रहे हैं घोर के पी जाना है। ये मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, ये देखें, ये वाला टेबल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक MCQs आता ही आता है, सुने आप, ठीक है। अब ये आ जाता है जी, अगर है बिनाइन, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल एमेंजियोमा, ठीक है। मैलिग्नेंट होगा तो एंजियोसार्कोमा होगा, ठीक है। स्मूथ मेसेरालियोमायोमा ये वाले, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू का बिनाइन कौन सा है, मैलिग्नेंट कौन सा है, ठीक है। बोन का मिलाइड कौन सा है, और मैलिग्नेंट कौन सा है, ठीक है। फैट का कौन सा है, ये देखें, ये मेलानोसाइट है। मेलानोसाइट का क्या है? मेलानोमा। मेलानोमा के 2-3 MCQs आते हैं, वो याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके MCQs कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक MCQs इसका आता है कि मेलाग्नेंट ट्यूमर ऑफ जो होता है ना वो कौन सा है, ठीक है, मेलानोसाइट का, वो आपको याद होगा, वो आपने कहना है मेलानोमा है। दूसरा याद रखना है कि इसका ट्यूमर मार्कर कौन सा है। इसका जो ट्यूमर मार्कर है वो S100 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। साथ याद रखना है कि म्यूटेशन कौन सी होती है, ब्राफ जीन की म्यूटेशन होती है, BRAF, ठीक है, इस चीज़ की इसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तीसरा याद रखना है मैलिग्नेंट है। चौथा इसमें याद रखना है कि ये उसका है मेलानोसाइट का है, ठीक है, जिस इसको ना हम मेलानोमा को मोह के भी कहते हैं, मोह के होते हैं ना वो। अच्छा जी, उसके बाद ग्रेडिंग आ जाती है, ट्यूमर ग्रेड एंड स्टेजेस। ये इसको ना TNM स्टेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले लिख लें कि स्टेज ज़ीरो में जो होता है ना ये इस तरह करें, ठीक है। ज़ीरो स्टेज है, ज़ीरो स्टेज में क्या होगा, ट्यूमर यानी कि होगा, ठीक है, लेकिन N भी ज़ीरो है और M भी ज़ीरो है। क्या मतलब है, ठीक है, इसका मैं मतलब बताता हूँ, ठीक है। मतलब क्या है कि लिम्फ नोड भी नहीं इन्वॉल्व और मेटास्टेसिस भी नहीं है, तो N भी ज़ीरो हो गया, M भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब आगे जी, आगे स्टेज 1 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा ये लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेज में ये देखें, फर्स्ट स्टेज आएगा। फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने याद रखना है कि स्मॉल ट्यूमर होगा, लेकिन वो लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं होगी और मेटास्टेसिस भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ जाता है जी स्टेज 1 में। स्टेज 2 और 3 में याद रखना है कि लार्ज ट्यूमर होगा, ठीक है, और इसमें N1 आ जाएगा। इसमें आप लोगों ने याद रखना है लार्ज ट्यूमर होगा, N1 M0, ठीक है, ये होगा स्टेज 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी 3 में भी इसी तरह ही है। अच्छा जी, 4 में क्या होगा कि मेटास्टेसिस भी होगी और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होंगे, मल्टीपल होंगे, ठीक है, और जो है ये मेटास्टेसिस भी होगी और लार्ज ट्यूमर होगा, ठीक है। और बस यही है, इसकी 4 स्टेजेस आप लोगों ने याद रखनी है। और 5वीं ज़ीरो है, ज़ीरो में सिर्फ जो है ना सिंपल ट्यूमर होता है, बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ये देखें, ये TNM लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इस हिसाब से आता है। इसमें MCQs कैसे आते हैं, MCQs वो सिनेरियो दे देते हैं, ठीक है, और सिनेरियो दे के वो बता देते हैं कि लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और मेटास्टेसिस नहीं है, ठीक है, और ट्यूमर का साइज़ लिख देंगे, स्मॉल है या लार्ज है। लार्ज होगा तो 2 या 3 में से होगा, ठीक है, स्मॉल है तो 1 होगा, दैट्स इट, इसके अलावा और नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाओ जी, हॉलमार्क ऑफ कैंसर। अच्छा जी, कैंसर का वो इसमें सिर्फ ये याद रखना है
कि सिग्नलिंग पाथवे कौन सा होता है, मॉलिक्यूल्स का रास होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा होता है, MYC होता है, सेल साइकिल रेगुलेटर जो होता है साइक्लिन्स होता है। ये MCQs आता है कि सेल साइकिल को रेगुलेट किसके ज़रिए किया जाता है, साइक्लिन्स के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे फिर है जी इम्यून कॉकपिट इंटरेक्शन। इसमें आप लोगों ने जो है ना ये क्या करता है, पहले सिग्नल आते हैं, सिग्नल आने के बाद क्या होता है कि टी सेल एक्टिवेशन होती है। टी सेल एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, वो फंक्शन करता है और इम्यून रिस्पांस जो होता है ना वो कम कर देता है अगेंस्ट ट्यूमर, ठीक है। मेन ये वो बता रहा है कि जब से बाहर से अगर कोई चीज़ आती है तो वो इम्यून रिस्पांस जो होता है वो उसको किस तरह रिएक्ट करती है, तो वो बता रहा है कि हमारे इम्यून रिस्पांस किस तरह यानी कि डिक्रीज़ करती है, वो बता रहा है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ जी, कैंसर की इंसिडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े ये इसमें देखें सबसे पहले जो होता है ना कैंसर का इंसिडेंस, मेल में प्रोस्टेट है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है। ये कम्युनिटी मेडिसिन में MCQ लाजमी आता है, हर साल आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इंसिडेंस के हिसाब से याद रखना है। अच्छा, आगे आ जाइए जी। आगे कॉमन मेटास्टेसिस आ जाती है। कॉमन मेटास्टेसिस में क्या याद करने वाला है, इसमें सबसे पहले वही है कि सबसे प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के बाद ब्रेस्ट प्राइमरी ट्यूमर जो होता है, और ये एक दफ़ा रीड करने वाले टॉपिक है। लीवर में क्या होता है, ठीक है, लीवर को जो है वो किस तरह ख़राब करता है, लीवर की वजह से होता है। अच्छा जी, आगे ये म्यूटेशन आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली है म्यूटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये सारा आपने याद रखना है। इस पूरे टेबल से MCQs लाजमी आते हैं, ठीक है। स्पेशली आपको बता देता हूँ मैं कौन सा, रैट जीन, ठीक है, ये याद रखना है। जैक टू की म्यूटेशन हो जाती है, रिसेप्टर ट्राइसिन काइनेज, ठीक है, उसकी वजह से होता है। और ये माइलोप्रोलिफरेटिव जो न्यूप्लाज्म वगैरह उसमें है। ब्राफ जीन, ठीक है जी, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, मेलानोमा, ठीक है, और जिसका ट्यूमर मार्कर्स 100 है वो है, ठीक है जी, ये याद रखना है। जैक2 याद रखना है। BCR-ABL जीन, CML-ALL, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और क्रॉस जीन आपने याद रखना है। APC याद रखना है। BRCA1 BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर वाला जो होता है वो है, ठीक है। MEN1 MEN2 ये याद रखना है। TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। WT1 ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है जी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस में आप लोगों ने याद रखना एफ्लोटॉक्सिन। एफ्लोटॉक्सिन किस चीज़ में पाया जाता है, सीड्स ग्रोन्स, ये स्टोर ग्रेन्स और नट्स जो होते हैं, नट्स होते हैं अखरोट, अखरोटों को नट्स कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन किस पे इम्पेक्ट करते हैं, ऑर्गन कौन सा, लिवर है, ठीक है, और इम्पैक्ट इसका क्या होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करते हैं। ये वो कह रहे हैं कि अगर हम जो है ना एक ज़रूरत से ज़्यादा खा लें, बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही खा रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा, हद से तजावुज़ कर जाएँ, फिर होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अल्कालाइटिंग एजेंट है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी का कीमोथेरेपी, ठीक है, उसकी वजह से होता है, अल्कालाइटिंग एजेंट एक्टिवेट होता है और ये क्या है, ब्लड है, ठीक है, ल्यूकीमिया काज करवा देता है, ठीक है, हद से ज़्यादा रेज हो तो फिर है। आर्सेनिक का याद रखना है कि हर बायोटिक्स में आर्सेनिक होता है और ये लीवर, लंग और स्किन को करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। ये देखें ओल्ड रूफिंग मटेरियल, शिप यार्ड वर्कर, ठीक है, और ये क्या करता है, लंग्स पे इफेक्ट तो करता है, लेकिन एस्बेस्टोसिस जो होता है ये मेसोथेलियोमा करवाता है। मेसोथेलियोमा क्या है, मेसोथेलियोमा जो प्लेउरा है उसका कैंसर है, ठीक है, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ प्लेउरा, लंग्स प्लेउरा, उसको मेसोथेलियोमा कहते हैं। अच्छा जी, तम्बाकू स्मोकिंग है, स्मोकिंग में हर चीज़ डाल दें, हर कुत्ता काम डाल दें। अच्छा जी, शराब पीना है, शराब से फिर ज़ाहिर बात है लिवर हो जाता है, इसोफिगस में वो जो होता है इसोफिगल वेरिसिस होता है। उसके बाद फिर नाइट्रोसामाइन है, जो स्मोक फूड है, ये जो बारबेक्यू वगैरह है उससे गैस्ट्रिक कैंसर होता है। और विनाइल क्लोराइड का PVC पाइप में आता है, ये याद रखना, एंजियोसार्कोमा काज करवाता है। अच्छा, आगे आ जाएं जी, आगे माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स में आप लोगों ने क्या याद रखना है, माइक्रोब्स में आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है EBV की किसके साथ है, EBV एसोसिएट विद बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा में कौन सी म्यूटेशन होती है, 8 और 14 की होती है, ठीक है। और हार्टकिन लिम्फोमा का वो याद रखना, ओल आई।
अच्छा जी, फिर आ जाता है जी हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, HHV8, कापोसी सार्कोमा। ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ जाता है MCQs, ये सारे आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आओ जी ट्यूमर मार्कर सीरम जो होता है ना, ये यानी कि ट्यूमर मार्कर की फर्स्ट इसको पूछते हैं कि ट्यूमर मार्कर की स्क्रीनिंग कौन सी होती है, ठीक है। तो वो हम लोग सीरम लेते हैं, ठीक है। सीरम ब्लड में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि ब्लड लेते हैं उसमें से सीरम अलग करके, तो उसके ज़रिए हम लोग जो है करते हैं। अच्छा जी, अब ये फिर ट्यूमर मार्कर और साथ वो बता दीजिए बीटा HCG क्या है, कोरियो कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट है, ठीक है। अल्फा फिटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, ALP किसके साथ है, लिवर के साथ एसोसिएट है, पजेट डिजीज़ है, ठीक है। और CA99 पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद देखें। इनमें से हर साल आप खुद बताएं इसमें से MCQs आता है या नहीं आता, आता है ना फिर, तो इसमें से हर साल MCQs आता है। ये देखें, ये इधर इन लोगों ने पैथों में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाता है आगे ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिक्विड बायोप्सी, लिक्विड बायोप्सी ये होता है कि कोई भी ट्यूमर वगैरह बनता है, ठीक है, तो उसको यानी कि ट्यूमर आपको पता है 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर लिक्विड फॉर्म में हम लोग जो है उसका सैंपल लेते हैं, ठीक है, या उस पर कोई लिक्विड वगैरह डाल के उसको करते हैं, एनालाइज वगैरह करते हैं, तो उसको हम लिक्विड बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। तो उसने साथ बता दिया, ठीक है, लंग कैंसर वगैरह हो सकता है, और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ये हो सकता है, एड्स भी हो जाता है, इसमें हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे आ जाता है जी ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में हम लोगों ने क्या याद रखना है, इसमें हम लोगों ने जो है ना कंथोसिस याद रखना है कि ये इसमें वेलवेटी जो होती है ना, हाइपर पिगमेंटेड वेलवेट टाइप जो स्किन हो जाती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या जाते हैं। तो इसके बाद फिर कंथोसिन नेग्रिकन बॉडीज़ वगैरह बनती है, ठीक है। डर्मेटो मायोसाइटिस है, ठीक है, ये मसल वीकनेस है, इसमें ना गॉटन पप्यूल शॉल, गॉटन पप्यूल्स, हेलियोट्रोपिक रैश वगैरह बनते हैं, ये उसका टॉपिक है, डर्मा का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर लेज़र टॉलर साइन किस में देखा है, सेबोरिक केराटोसिस में देखा जाता है, ठीक है। ये सेबोरिक केराटोसिस में क्या होता है, सेबोरिक केराटोसिस ये डर्मा का टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी जो वाचें होती हैं, ये जो एजिज़ ऑफ लिप्स हैं, माउथ है, माउथ के एजिज़ वगैरह ये ख़राब होने लग जाती है, इसको सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है जी हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ये क्या होती है जी, जो हमारी स्किन और डिस्टल साइड होती है, ठीक है, उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको हम ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, वो वाली हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें मैन है कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, CTH लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ADH है, ठीक है, ये एसोसिएट किसके साथ है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट है, ये MCQs आ जाता है। और इसके नीचे आ जाता है जी गुड सिंड्रोम, बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये एक दफ़ा बस बाकी ना रीड कर लीजिएगा। लंबार रिटर्न मस्तिष्क ग्रेविस है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। मस्तिष्क ग्रेविस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो हैं, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये इजी है, ठीक है। कैल्शियम चैनल का होता है, एक में जो होता है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती है अगेंस्ट कैल्शियम चैनल, एक में जो होता है एसिटाइल कोलिन का मसला हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना। उसके बाद एजिंग आ जाती है, ठीक है। एजिंग जो होता है ना, ये नॉर्मल फिनोमेना है, एज के साथ साथ जो होता है ना हमारा जो बॉडी मैकेनिज़्म है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं, ठीक है। तो एजिंग में क्या होता है, एजिंग में सबसे पहले सीवियर कार्डियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे क्या होता है, ठीक है जी। आर्टीरियल प्रेशर जो होता है ना, आर्टीरियल कंप्लाइंस वो डिक्रीज़ हो जाती है। GIT में क्या होता है, एलिएस्टोन जो है डिक्रीज़ हो जाती है। सिंपल यही आप लोगों ने याद रखना है कि जो उम्र बढ़ती जाती है आफ्टर 40 के बाद, ठीक है, तो एजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें फिर एजिंग बुढ़ापा ही कहते हैं मेन जो होता है, ठीक है। बुढ़ापे को वैसे उम्मुल अमराज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि
एजिंग में हर चीज़, बस ये याद रखना है कि हर चीज़ डिक्रीज़ होती है, ठीक है, चाहे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रेनल है, स्किन है, हर चीज़ में देखा उन्होंने नीचे की तरफ स्केलेटल मसल की क्या होता है जी, वो डिक्रीज़ होने लग जाते हैं, बोन मास डिक्रीज़ हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, हर चीज़ डिक्रीज़ होती है। अच्छा, लाइपोफ्यूजन क्या होता है? लाइपोफ्यूजन जो होता है ना, ये हमारा जो होता है ना, ये नॉर्मल फिनोमेना एजिंग बुढ़ापे के साथ है। हमारे ना जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है उनके जो होते हैं ना, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है ना, एक तो वहाँ पे फैट्स आना शुरू हो जाती हैं, दूसरा फिर उनका जो कलर है ना वो येलो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पिगमेंट की सूरत में हो जाता है, ठीक है, इसको फिर हम लाइपोफ्यूजन कहते हैं। अब इसको रीड करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि येलो ब्राउन वियर एंड टियर पिगमेंट एसोसिएट विद नॉर्मल एजिंग, ठीक है, लगी समझ, ठीक है, कंपोज ऑफ पॉलीमर्स ऑफ लिपिड फास्फोलिपिड कम्प्लेक्स विद प्रोटीन, ठीक है, कि मतलब कि वो फास्फोलिपिड लिपिड्स वही है कि फैट्स वगैरह जो होती हैं ना, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो इकट्ठी शुरू होना यानी कि इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, मे बी ड्राइव थ्रू लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सब सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि वो एक मेम्ब्रेन की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, ठीक है, मे बी जो है वो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है, या अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, फैट्स भी दो तरह की होती है ना, उसके वो बात कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड जो होती है लिपिड्स में भी वो आ जाए, ठीक है, तो इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो ऑटोप्सी ऑफ ओल्डर एलर्ट रिवील डिपोजिट ऑफ हार्ट कोलन, फिर उसने वो आर्गन बता दिया, हार्ट पे हो सकती है, कोलन पे हो सकती है, लीवर पे हो सकती है, किडनी पे हो सकती है, या अनदर ऑर्गन, ठीक है, बस दैट्स इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैथोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसको लाजमी आप रिवाइज़ कीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी बता दिए, MCQs भी बता दिया, ठीक है, बाकी इसका आप लोगों ने एक और ये काम करना है, एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ के उसके बाद फिर इसके MCQs लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।